नमस्कार साथियों, आप सभी का दिव्य विद्या मंदिर चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम पढ़ाएंगे हिंदी की उत्पत्ति। आयोग द्वारा पूछा गया है, यूपी टेट में परीक्षा में ये प्रश्न बना है कि हिंदी शब्द है अरबी का, फारसी का, संस्कृत का, अंग्रेजी का। तो हिंदी शब्द फारसी का है। ये प्रश्न आयोग द्वारा पूछा जा चुका है। इसके विषय में आज हम प्रकाश डालते हैं। ये हमारे देश की जो प्राचीन सभ्यता है, उस सभ्यता का नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। अब यहाँ देखिए, एक शब्द आया है सिंधु, और ये हमारे देश की सबसे प्राचीन सभ्यता है। सिंधु घाटी की सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। तो 712 ईस्वी में एक आक्रमणकारी था, उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। ये 712 ईस्वी में आक्रमण करता है भारत पर, और उसकी जो भाषा थी वो थी फारसी। तो फारसी लोग जब सिंधु नदी के तट पे पहुँचे, ये सिंधु नदी थी, और सिंधु नदी के तट पे पहुँचे तो इस सिंधु नदी को ये उच्चारण हिंदू किए। उसका कारण क्या था कि फारसी भाषा में स का उच्चारण है और ध का उच्चारण द की तरह होता है। इसको आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। तो स का उच्चारण ह की तरह हुआ, ध का उच्चारण द की तरह हुआ, तो बन गया सिंधु से हिंदू। और सिंधु प्रदेश की जो भाषा थी सिंधी, उसे ये लोग हिंदी कहे। तो हिंदी शब्द की जो उत्पत्ति है वह किससे है? फारसी भाषा से। इसे आप लोग जानते रहिए, फारसी भाषा से। और एक फारस के बहुत बड़े इतिहासकार थे, उनका नाम था अबू सईद। ये फारसी का इतिहास लिख रहे थे, और ये फारसी का इतिहास लिख रहे थे, और ये पहली बार हिंदवी शब्द का प्रयोग किए हैं। उस फारसी इतिहास में हिंदवी शब्द का प्रयोग किए हैं कि भारत में जो एक भाषा है उसका नाम है हिंदवी, और ये अबू सईद फारसी का इतिहासकार थे। तो इस तरह से आप जानते रहिए। इस मोहम्मद बिन कासिम से पहले यूनान का एक शासक था सिकंदर। वह पूरे विश्व को जीतने की कल्पना करके भारत में आया, और सिकंदर यूनान का था। उसकी जो भाषा थी वह थी ग्रीक भाषा। तो जब सिंधु नदी के तट पे पहुंचा, तो जो सिंधु नदी के तट पे पहुंचा तो ग्रीक को, अब देखो, सिंधु नदी को कहते हैं इंदोश। क्या कहते हैं? इंदोश। ये सिंधु नदी को कहे हैं, सिंधु नदी को कहे हैं। और फिर सिंधु देश को क्या कहे हैं? सिंधु देश या प्रदेश को ये कहते हैं इंदिका। क्या कहते हैं? इंदिका। तो इंदिका कहा गया सिंधु देश को, माने सिंधु देश के जो वासी थे उनको यूनान में या ग्रीक भाषा में इंदिका कहा गया। फिर जब जहांगीर के समय में जब अंग्रेज आए, मुगल काल में अंग्रेज जब आए तो इनकी भाषा थी अंग्रेजी। तो अंग्रेज इसी ग्रीक शब्द जो इंदिका है, ये इंदिका को इंडिया कहने लगे, क्योंकि इंदिका का ये ग्रीक भाषा में अंग्रेजी में हो गया इंडिया। तो ये भारत का दूसरा नामकरण है। अच्छा, भारत नामकरण, अब आप सोच रहे होंगे भारत भी एक नाम है, भारत देश का, हिंदुस्तान का, इंडिया का। तो भारत नाम यहाँ का असली नाम है भारत। इसे प्राचीन काल में जम्बू द्वीप कहा जाता था। जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप इसलिए कहा जाता था क्योंकि यहाँ इस देश में जामुन का पेड़ बहुत अधिक था। अच्छा, एक ग्रंथ है महाभारत। महाभारत में एक पर्व है आदि पर्व। आदि पर्व में एक कथा आती है कि विश्वामित्र
की तपस्या भंग करने के लिए मेनका अप्सरा आती है। बाद में मेनका और विश्वामित्र से एक संतान की उत्पत्ति होती है जिसका नाम है शकुंतला। और शकुंतला कव्य ऋषि के आश्रम में उसका लालन पालन होता है। फिर वहीं हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत से उनका प्रेम होता है, गंधर्व विवाह होता है, शकुंतला के एक पुत्र की प्राप्ति होती है। ऋषि दुर्वासा के श्राप से शकुंतला को दुष्यंत भूल जाते हैं। फिर मेनका शकुंतला को ले जाकर के ऋषि महर्षि के आश्रम में पहुंचा देती है। वहीं इनको एक पुत्र पैदा होता है जिसका नाम है सर्वदमन। वह 6 साल का जो बालक है उसका नाम सर्वदमन इसीलिए रखा गया है क्योंकि वह शेर की जबड़े जो है गिनता है, शेर के दांत गिनता है, और इसी सर्वदमन का नाम है भरत। फिर बाद में जब दुष्यंत को पता चलता है तो फिर शकुंतला से माफ़ी मांगते हैं। फिर हस्तिनापुर का भरत राजा बनता है, एक यशस्वी और प्रतापी राजा, और जिसके नाम से इस देश का नाम पड़ता है भारत। तो भारत के नाम से, भारत किसका पुत्र है? भारत जो है किसका पुत्र है? भारत दुष्यंत का पुत्र है, और यही भारत से ही इस देश का नाम पड़ता है भारत। तो इस तरह से आप देखें कि हिंदुस्तान और इंडिया, इंडोस, भारत, जम्बूद्वीप कैसे नामकरण हुआ है। इसके बाद साथियों ये भी जान लीजिए, एक विद्वान थे डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। एक विद्वान कौन है? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। इनको भी आप लोग जानते रहिए। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा एक विद्वान थे, बहुत बड़े भाषा शास्त्री थे। इन्होंने हिंदी शब्दकोश लिखा है। हिंदी भाषा का क्या लिखा है? हिंदी साहित्य का कोश लिख दिए हैं। हिंदी साहित्य कोश भाग 1 में ये बताते हैं कि हिंदी या हिंदवी, ये 2 शब्द के जो प्रयोग करता है उनका नाम है अमीर खुसरो। ये आदिकाल के एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो को हिंदी या हिंदुई के धीरेन्द्र वर्मा क्या बताते हैं? धीरेन्द्र वर्मा बताते हैं कि प्रथम प्रयोगकर्ता हिंदी या हिंदुई शब्द के अमीर खुसरो हैं। इसी तरह से साथियों भोलानाथ तिवारी एक हैं, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। ये हिंदी शब्द का या हिंदू शब्द का प्रथम प्रयोग मानते। एक ग्रंथ है निशीथ चूर्ण एक ग्रंथ है। उसी ग्रंथ से डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ये मानते हैं कि हिंदू शब्द का प्रथम प्रयोग इसी निशीथ चूर्ण ग्रंथ में हुआ है। ये मत किसका है? डॉक्टर भोलानाथ तिवारी का। और डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का मत है कि अमीर खुसरो ने सबसे पहले हिंदी या हिंदुई शब्द का प्रयोग किया। अब इसके बाद साथियों हम आपको बताएंगे उर्दू के विषय में। हिंदी और उर्दू के विषय में भी आप लोग जानते रहिए। तो ये उर्दू के विषय में आप लोग ये जानिए कि पहले उर्दू के विषय में जान लीजिए, फिर हिंदी उर्दू के भेद को भी थोड़ा मैं प्रकाश डालूंगा। ये उर्दू शब्द जान लीजिए, ये तुर्की भाषा का शब्द है। किस भाषा का है? तुर्की शब्द है। एक विद्वान है भोलानाथ तिवारी, इसे जो है चीनी भाषा का शब्द मानते हैं। इसे क्या मानते हैं? चीनी भाषा का शब्द। एक विद्वान है लल्लू लाल, इसे यामनी भाषा कहते हैं। उर्दू को यामनी भाषा। ये यामनी भाषा कौन कहते हैं? ये लल्लू लाल कहते हैं, यामनी भाषा। और इस उर्दू साहित्य के जन्मदाता कौन है? जन्मदाता इसको भी आप लोग जानते रहिए, वली साहब है। कौन है? वली साहब।
अब देखिए उर्दू का अर्थ अगर हम बात करें, उर्दू का अर्थ, तो उर्दू का जो अर्थ है, इसका अर्थ है शाही शिविर। क्या है? शाही शिविर। इसे आप खेमा या तंबू भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? खेमा या तंबू। तो उर्दू का अर्थ क्या है? शाही शिविर, खेमा या तंबू, इसे आप कह सकते हैं। और साथियों जानते रहिए इसका आरंभिक नाम, उर्दू का जो आरंभिक नाम है, आरंभिक नाम इसका आप जानते रहिए रेख्ता है। क्या है? रेख्ता। रेख्ता है। रेख्ता का फारसी अर्थ होता है, फारसी अर्थ माने ये जैसे अपभ्रंश को गिरा हुआ भाषा, बिगड़ी हुई भाषा कहा गया है, उसी तरह से रेख्ता का भी अर्थ है गिरा हुआ। इसे गिरा हुआ भाषा कहते थे। अच्छा, मुसलमान इसे गिरा हुआ भाषा किस लिए कहते थे? क्यों? क्योंकि इसमें संस्कृत और के तत्सम और तद्भव शब्द भी आ गए हैं। इसके तत्सम तो कम आया है, लेकिन तद्भव अधिक आया है। तद्भव शब्द जो है अधिक आया है। अच्छा, ये तत्सम कम आया है, तद्भव अधिक आया है। और अरबी फारसी शब्दों की बहुलता है। अरबी फारसी शब्द क्या है? अधिक आए हैं। अच्छा, ये भी जानते रहिए हिंदी में क्या है? हिंदी में तत्सम तद्भव शब्द ज़्यादा हैं। तत्सम और ये तद्भव ये अधिक है। अब विदेशी शब्द क्या है? जैसे अरबी फारसी, अरबी फारसी क्या है? कम आया है। अब आप देखिए उर्दू में अरबी फारसी शब्द अधिक है और हिंदी में अरबी फारसी शब्द कम है, यही अंतर है। और देखिए ये उर्दू भी हिंदी आर्य भाषा है। क्या है? हिंदी आर्य भाषा। ये बहुत मज़ेदार प्रश्न है। हिंदी आर्य भाषा है मतलब ये एक विदेशी भाषा नहीं है। उर्दू इसी देश की भाषा है, इसे आप समझिए। क्यों? क्योंकि इसका स्वयं का व्याकरण नहीं है। स्वयं का व्याकरण नहीं है। और जानिए ये हिंदी के व्याकरण पर ही निर्भर है। हिंदी के व्याकरण पर निर्भर है या वैसा ही है, हिंदी के व्याकरण जैसा है। तो यहाँ ये चीज़ आप देख रहे हैं, इसमें उर्दू का स्वतंत्र व्याकरण नहीं है। पहली चीज़ ये जान लीजिए, इसका स्वयं का व्याकरण नहीं, अर्थात इसका स्वतंत्र व्याकरण नहीं है। हिंदी के व्याकरण पर यह निर्भर है। ये हिंदी आर्य भाषा है मतलब ये विदेशी भाषा नहीं है, इसी देश की भाषा है। और जानते रहिए इसमें अरबी और फारसी शब्दों की अधिकता है। हिंदी में क्या है? अरबी फारसी के शब्द कम आए हैं। संस्कृत के माने तत्सम और तद्भव शब्दों की बहुलता है। ये अंतर है हिंदी और अरबी में। अब जानिए एक अंतर ये है कि हिंदी का अगर हम लिपि की बात करें तो हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। और उर्दू की लिपि क्या है? अगर उर्दू की लिपि की बात करें तो उर्दू की लिपि मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ दिखाई आप लोगों को नहीं दे रहा, मैं थोड़ा मिटा दे रहा हूँ। हिंदी की लिपि देवनागरी है और उर्दू की लिपि उर्दू की लिपि के विषय में आप जान लीजिए नस्तालिक है। नस्तालिक, इसे आप माने फारसी भी कह सकते हैं, फारसी लिपि। ये अंतर है, माने उर्दू की जो लिपि है नस्तालिक है और हिंदी की लिपि देवनागरी है। लिपि भले में अंतर है लेकिन भाषा एक है।
ये उर्दू जो है हिंदुस्तान की भाषा है, इस देश की भाषा है। ये हिंदी आर्य भाषा है। बस अंतर क्या हो गया कि उर्दू में अरबी फारसी शब्दों की अधिकता है और तत्सम तो बहुत कम आया है, तद्भव शब्द अधिक आया है। तो इसे आप जानते रहिए। और ये 18वीं शताब्दी की भाषा है। ये 18वीं शताब्दी से समझ लीजिए उर्दू का जोर पकड़ा है इस देश में। इसे आप लोग जानते रहिए। तो साथियों, इस तरह से हमने उर्दू और हिंदी के अंतर को भी समझाया है, हिंदी की उत्पत्ति के विषय में भी समझाया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लोग शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।